Hi students, welcome to the Tap Hand Learners channel. So this is the part 2 of the chapter 4, measurement of national income. So now we will discuss about the value added method numericals कि हम उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने जितने फॉर्मूलेस पढ़े हैं उनके हिसाब से हमें उन्हें कैसे अप्लाई करना है, अब हम वैसे क्वेश्चंस बताएंगे करेंगे। So this is the first question of the value added method. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमें बहुत सारा डेटा दे रखा है इन्फॉर्मेशन का, 7 इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, उसमें से हमें सेल्स ढूंढना है। अब नए नए फॉर्मूलाज हैं, उसके हिसाब से सेल्स को कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है सब्सिडीज़ जो कि है 200 रुपीज़ की, एंड ओपनिंग स्टॉक इज़ 100 यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज़ इन लैक्स, यानी कि ये 100 लैक्स का है, सब्सिडीज़ 200 लैक्स की है। क्लोजिंग स्टॉक इज़ 600। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को जितना रॉ मटेरियल चाहिए उसकी क्या वैल्यू है, तो वो होता है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि है 3000 लैक्स। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे किस वर्ड के, डैट इज़ डेप्रीसिएशन, तो उनमें से एक है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जहाँ पे भी आए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो डेप्रीसिएशन है। ओके, दिस इज 700 लैक्स। प्रॉफिट इज 750 लैक्स। एंड NVAFC नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, सम ऑफ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, उसमें क्या लिखा था कि NVAFC क्या है, कंट्रीब्यूशन जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में करते हैं। नाउ अब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडेड मेथड में मेरे को क्या निकालना होता है, GVA MP। यू नो हर एंटरप्राइज एक वैल्यू ऐड करता रहता है जिसे हमने कहा था GVA MP, और अगर पूरी कंट्री में जितनी भी एंटरप्राइज है उन सब की वैल्यू को ऐड कर लो तो हमारे पास क्या आता है GDP MP। लेकिन अभी हमें सिर्फ एक एंटरप्राइज का निकालना है, इसलिए हम GVA MP कैलकुलेट कर रहे हैं। अब GVA MP को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है NVAFC हमें दे रखा है, इन NVAFC इज 2000, तो अब NVAFC में मैं क्या करूं कि GVA MP मेरे पास आ जाए। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको एग्रीगेट चेक करना होता है, जैसे कि ये ग्रॉस में है, ये नेट में है। अब नेट को मेरे को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, देन आई हैव टू प्लस डेप्रीसिएशन, अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, एंड एग्जाम में भी जो आपको दे रखा है उसके हिसाब से ही आपको लिखना है। बट अभी दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल तो मैं थोड़ा लाइट ले रहा हूँ, लेकिन आपको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप वही लिखोगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, और शॉर्ट फॉर्म से काम नहीं चलेगा, एग्ज़ाम में तो फुल फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी पूरा। प्लस डेप्रीसिएशन तो हमने नेट को हमने ग्रॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे भी वैल्यू एडेड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वैल्यू एडेड लिखा हुआ है, मतलब अभी डोमेस्टिक और नेशनल इनकम की तो बात इन्होंने करी नहीं है। अब मैंने एक चीज़ और देखी, ये FC में और ये MP में। अब FC को मेरे को MP में कन्वर्ट करना है, क्या करूँ, प्लस NIT। ओके, क्या करूँगा मैं, प्लस NIT। पर NIT कैसे निकलता है, NIT निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। बट इन क्वेश्चन क्या मेरे को कहीं इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, नो। अभी मैंने चेक किया इनडायरेक्ट टैक्स मेरे को कहीं नहीं दे रखा है, तो क्या मेरे इनडायरेक्ट टैक्स लिखने का कुछ फ़ायदा है, नहीं। सब्सिडीज़ हमें दे रखी है, तो NIT में लिखूँ यहाँ पे प्लस NIT, और फिर यहाँ पे NVAFC की वैल्यू 2000 है, डेप्रीसिएशन की वैल्यू 700 है, फिर उसके बाद NIT को क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, फिर इनकी मैं वैल्यू नीचे लिखूँ
तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और जिसमें भी मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू नहीं पता है तो वो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, ज़ीरो। तो दिस इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, मेरे को नहीं लगता कि ये वर्थ है लिखना कि अगर NIT हमें पता है तो NIT के नीचे फिर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ लिखो। अगर हाँ इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू हमें गिवन होती तो हाँ हम ज़रूर लिखते, लेकिन अब इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से रब करके इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस सब्सिडीज़, क्योंकि हमें से सब्सिडीज़ दे रखी है, हमें अभी इनडायरेक्ट टैक्स का कोई काम नहीं है। और FC को MP बनाने में हमें क्या करना होता है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं, सब्सिडी को बस माइनस कर दो। कितनी दे रखी है सब्सिडीज़, 200, तो 200 कर दो माइनस। नाउ कितना बचा, 2000 प्लस 500 हो गया ये ₹2500 lakhs, 2500 lakhs GVMP हमारा आ गया। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपने GVMP क्यों निकाला, निकालना तो हमें सेल्स है। अब मैं आपको बताता हूँ GVMP क्या होता है। GVMP क्या होता है सर, वैल्यू एडेड होता है। सिंपल, हमने कल पढ़ा था कि हम जो वैल्यू ऐड करते हैं उसे हम GVMP करते हैं। अगर एक एंटरप्राइज का पूरी कंट्री की जितनी एंटरप्राइज है उन सबका वैल्यू ऐड कंबाइन कर दोगे तो तुम्हारा GDPMP आ जाएगा। मतलब हमने एक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला पढ़ा था कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यस, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास GVMP तो आ गया, डैट इज़ 2500। क्या मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट है, नहीं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, उसमें क्या था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब माइंड में आ गया सर ने इतना क्यों किया, क्योंकि हमें सेल्स निकालना था। और सेल्स कैसे आ सकता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करके, जो कि हमें नहीं दिया। अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू होती तो हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम डायरेक्ट लिखते वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक भी हमें दे रखा है, हम डायरेक्ट निकालते। बट अब वैल्यू ऑफ आउटपुट था नहीं तो हमें GVMP का सहारा लेना पड़ा, उससे पहले कैलकुलेट करना पड़ा। ओके, नाउ इंटरमीडिएट कंजम्पशन अभी ऐसे लिख देते हैं। सेल्स हमें पता नहीं है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 600 माइनस 100 कितना बचा, 600 माइनस 100। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 3000, 2500। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 2500 इज इक्वल टू सेल्स प्लस 500 माइनस 3000। ये 3000 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, 5500 हो जाएगा ये। एंड देन माइनस कर दो 500, क्योंकि मैंने 500 भी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। सेल्स 5500 माइनस 500 दैट इज़ 5000। तो हमारे पास सेल्स आई 5000 lakhs रुपीज़। 5000 जो लिख कर आ गया उसके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ऊपर साफ साफ दे रखा था इन लैक्स। इन अरब भी लिखा होगा ना तो आपको 5000 अरब्स लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज सेल्स। सो आई होप आपको ये पहला न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका होगा। एंड वैल्यू एडेड मेथड इज़ सो सिंपल, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू एडेड क्या क्या फॉर्मूला है, उन्हें टिप्स पे रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि इस एंटरप्राइज ने इतनी वैल्यू ऐड करी है तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा। वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, अभी तो आप एक आपको डेटा दे रखा है उससे कर लिया आपने, अभी बाद में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी होगी कि इस फर्म ने इतना किया, इतना प्रोड्यूस किया, फिर उसने आगे जिसको बेचा, फिर उसने कितना वैल्यू ऐड किया, तो उन क्वेश्चंस में और मज़ा आएगा। पर पहले अगर आप ये डेटा वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लोगे देन इट वुड बी मोर ईजी टू यू, और ये इंटरेस्टिंग भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। तो इस सेकेंड क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मतलब GVAFC। ओके, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, करोड्स में दे रखी है। पहली बात तो ये है। फर्स्ट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, कितनी आउटपुट
यूनिट्स सोल्ड करी है इस साल में 1000 करोड़। प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट ऑफ आउटपुट का प्राइस 30 करोड़। डेप्रीसिएशन 1000 करोड़ है। इंटरमीडिएट कॉस्ट 12,000 करोड़। क्लोजिंग स्टॉक इज़ 3000, ओपनिंग स्टॉक इज़ 2000, एक्साइज ड्यूटीज़ 2500, सेल्स टैक्सेस 3500। ये टैक्सेस का कॉन्सेप्ट अलग है, मैं आपको थोड़ी देर में बात बताऊंगा कि इन टैक्सेस को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये जो हमें दे रखा है यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये थोड़ी नई चीज़ आई, मेरे को नहीं पता ये क्या है, कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखो चेंज इन स्टॉक तो हमारे पास है, चेंज इन स्टॉक है हमारे पास, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, तो मेरा क्या कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तो निकल जाएगी, पर उसमें मेरे पास सेल्स भी नहीं है। तो सेल्स को कैसे निकालेंगे? अब सेल्स को यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने बचपन में ही बहुत बार किया है, सेल्स मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये बात हमें पता है। मैंने, मेरी एक शॉप है, मैंने आज 2 टॉफ़ी बेच दी, ठीक है, 2 टॉफ़ी बेच दी, उसमें से एक टॉफ़ी जो है वो दोनों टॉफ़ी 2 रुपीज़ की है, तो मैं उसे कैसे कैलकुलेट करूँगा? अगर मेरे पास 2 टॉफ़ी है और अगर दोनों 2 रुपीज़ की है, तो मैं कैसे करूँगा? 2 रुपये की एक टॉफ़ी है, कितनी टॉफ़ी बेच दी? 2, यानी कि 4, मेरी 4 रुपये की सेल्स हो गई, है ना? ऐसे ही कैलकुलेट करते थे बचपन में, तो अब भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे दे रखा है प्राइस 30 रुपीज़, यूनिट्स 1000 रुपीज़, यानी क्वांटिटी है मेरे पास 1000, क्वांटिटी है मेरे पास 1000 और प्राइस है मेरे पास 30, तो इसका मतलब रुपीज़ 30,000। क्या 30,000 है बस? नहीं, करोड़्स में है। ओके, सेल्स, तो सेल्स है मेरे पास 30,000 करोड़। अब चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं। चेंज इन स्टॉक दे रखा है 3000 और 2000। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ देखो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 3000, और ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था 2000। सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3000 2000। ओके, तो ये हो गया रुपीज़ 1000, कितना? करोड़। ओके, चेंज इन स्टॉक आ गया मेरे पास, सेल्स आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कितना आ जाएगा? 30,000 प्लस 1000, कितना? रुपीज़ 31,000 करोड़। अब मेरे को ये देखना है कि मेरे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है, क्या मतलब? तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है, ठीक है, क्योंकि मैं जब प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मेरा जितना क्या कहते हैं खर्चा हुआ है उसे मैं अपनी कॉस्ट ही तो बोलूँगा। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक ही बात है। तो अब मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? वैल्यू एडेड, या आप कहो तो GVAMP, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ 31,000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज़ 12,000। देखो मैं आपको दिखा दूँ, इंटरमीडिएट कॉस्ट इज़ 12,000, so 31,000 minus 12,000, 19,000 it is. Yes, 19,000 crores. ओके, बट क्वेश्चन ने हमसे पूछा था GVAFC, बट हमारे पास क्या आया है? GVAMP। तो GVAFC में कन्वर्ट करना है तो मैं GVAMP में क्या प्लस माइनस करूं कि मेरे पास GVAFC आ जाए। देखो G ग्रॉस से ग्रॉस में ही है, वैल्यू एडेड भी सेम है, हमें MP से FC पे जाना है, क्या करूं? माइनस NIT। अब देखते हैं NIT वाला सामान है मेरे पास, लाइक इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़। अब देखो यहाँ पे
सब्सिडीज़ कहीं दिख रहा है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं है, मेरे पास सब्सिडीज़ नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं हम। इनडायरेक्ट टैक्स में देखो मेरे पास दो चीज़ें दे रखी है, एक सेल्स टैक्स और एक एक्साइज ड्यूटी। तो अब मैं आपको बताऊं तो ये जितने भी ये टैक्स हैं ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब तो वैसे जीएसटी आ गया है, लेकिन जीएसटी से पहले जितने भी टैक्स थे वो ही इनडायरेक्ट टैक्स में कवर हो जाते थे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस NIT, तो GVMP मेरे पास कितना आया 19,000 माइनस NIT में मैं अब क्या करूँ, एक तो एक्साइज ड्यूटी प्लस कर प्लस सेल्स टैक्स, मतलब दोनों की वैल्यू इंक्लूडेड होगी। 19,000 माइनस एक्साइज ड्यूटी कितना है 2,500 प्लस 3,500। यू कैन ऑल्सो चेक, एक्साइज ड्यूटी 2,500 और सेल्स टैक्स 3,500 ये रहा। ओके, 19,000 माइनस 2,500 प्लस 3,500 कितना हुआ 6,000। 19,000 माइनस 6,000 रुपीज़ 13,000 करोड़। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। GVFC आ गया हमारा निकल के। आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। सी दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। ओके, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमें अब NVA MP निकालना है। ओके, तो डेप्रीसिएशन हमें कितना दे रखा है इस बार 700। आउटपुट सोल्ड कितनी यूनिट्स बेची हैं इस बार 900। प्राइस कितना है एक यूनिट का 40 करोड़। क्लोजिंग स्टॉक 1000, ओपनिंग स्टॉक 800, सेल्स टैक्स 3000 और इंटरमीडिएट कॉस्ट 20,000। तो अब हम क्या निकालेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया, सबसे पहले निकालेंगे सेल्स। क्या होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस क्या है, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ 40 और क्वांटिटी इज़ 900। सो हम यहाँ लिखेंगे 40 इंटू 900। सो कितना आ गया रुपीज़ 36,000, कितना करोड़। ये आ गई हमारी सिर्फ सेल्स आई। अब चेंज इन स्टॉक करते हैं, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ये रहा 1000 और 800। तो अब हम कर देंगे 1000 माइनस 800 डैट इज़ रुपीज़ 200 करोड़। तो ये तो आ गया हमारा चेंज इन स्टॉक। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नाउ 36,000 प्लस 200 इज इक्वल टू रुपीज़ 38,000 करोड़। 38,000 करोड़ बना वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें दे रखे डैट इज़ 20,000। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो हमें क्या निकालना है NVA MP। सी क्वेश्चन में क्या पूछा है, NVA MP हमें निकालना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, GVMP हमें निकालना पड़ेगा। पहले तो कितनी वैल्यू ऐड करी, अब वो GVMP कैसे निकलेगा, GVMP वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आ गया कितना 38,000। इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें गिवन है, हाँ गिवन है 20,000 है, बहुत बढ़िया 20,000। अब 18,000 का हमारा हो गया GVMP, 18,000 करोड़ GVMP आ गया हमारे पास। अब क्या निकालना है NVA MP। NVA MP कैसे निकलेगा, GVA MP में, क्योंकि GVA MP मेरे पास है तो उसमें मैं क्या प्लस माइनस करूँ कि NVA MP आ जाए। देखो MP MP दोनों सेम है, वैल्यू एडेड भी सेम है। ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है, क्या करूँ माइनस डेप्रीसिएशन। तो 18,000 माइनस डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है हमें 700। देखो डेप्रीसिएशन इज 700, तो 18,000 माइनस 700 इज, after subtracting the answer is coming 17,300, but this answer is not matching because मैंने कुछ ब्लंडर किया है। 1 सेकेंड,
yes, here I have made a mistake. 36,000 plus 200 मैंने गलती से 38,000 लिख दिया है. Then I have to check it. 36,000 plus 200 then हो जाएगा 36,200 करोड़. देन मेरे पास यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी वैल्यू. 36,200 माइनस 20,000 जब हम करेंगे तो हमारे पास ये 2 बन जाएगा. एंड 36 माइनस 20 इज़, देन इट विल बिकम 16,200 करोड़ हमारा GVA-MP. एंड देन NVA-MP हमारा बन जाएगा 16,200 है ना. देन 16,200 माइनस 700, सो इट विल बिकम 15,500 करोड़. सॉरी गाइज, दिस वॉज द मिस्टेक. प्लीज़ करेक्टेड. यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है. ओके, देन हमारा NVA-MP आ जाएगा. फाइनल आंसर इज़ 15,500 एंड द आंसर इज़ मैचिंग. ओके, नाउ एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा डेटाबेस. उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलेंगे. 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स हम और देखेंगे और उसके बाद हम देन इनकम मेथड पे मूव करेंगे. सो दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑन डेटाबेस. कैलकुलेट NVA-FC नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. NVA-FC, तो हमें NVA-FC निकालना है. हम क्या निकालते हैं वैल्यू एडेड में? GVA-MP. अब GVA-MP से हमें NVA-FC पे लेके जाना है. ठीक है. डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 20 लाख, इंटरमीडिएट कॉस्ट 90 लाख, सब्सिडी 5 लाख, सेल्स 140 लाख एंड एक्सपोर्ट इज 7 लाख. दिस इज 7 लाख. चेंज इन स्टॉक हमें इस बार माइनस में दे रखा है -10. इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तभी माइनस में आ रहा है. ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा ही होगा. इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख. परचेज ऑफ मशीनरी फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री 200 लाख, यानी कि 2 करोड़ ही हो गया. तो मशीनरी परचेज करी ताकि हम फैक्ट्री में इंस्टॉल कर सकें. उस पर जितना खर्चा हुआ है वो है 200 लाख. तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सी, हमें निकालना क्या है? NVA-FC. तो हम नॉर्मल अपने GVA-MP वाले फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि हमें बाद में एग्रीगेट को चेंज करना तो आता ही है. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेल्स कितनी की है. सेल्स दे रखी है हमें चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है. तो हम फटाफट पहले क्या निकालेंगे, अपना काम ख़त्म करेंगे. हम पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल के साइड में रख लेते हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. नाउ अब हमारे पास सेल्स कितनी है पहले वो देखते हैं. सेल्स है हमारे पास 140 लाख. देन हमारे पास चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? -10. इस बार माइनस में दे रखा है. देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि यहाँ पर फिर क्वेश्चंस गलत ना हो जाए. 140 माइनस 10 इज़ 130 रुपीज़, 130 लाख्स. तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ साथ हमें वैल्यू एडिड में क्या चाहिए होता है? इंटरमीडिएट कॉस्ट. इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें दे रखा है. तो इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें दे रखा है 90. इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है हमें 90 लाख. नाउ सम स्टूडेंट मे आस्क कि सर यहाँ पे तो इंपोर्ट भी दे रखा है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें इंपोर्ट भी इंक्लूड करने चाहिए? नो, बिकॉज मैंने अपने नोट्स में आपको एक चीज़ बताई थी कि इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली. इंपोर्ट्स को हम अलग से इंक्लूड नहीं करते अगर सिर्फ परचेजेस लिखा हो या इंटरमीडिएट कॉस्ट लिखा हो, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट में ऑलरेडी इंपोर्ट की वैल्यू इंक्लूडेड होगी. ऐसे ही मैंने एक्सपोर्ट में भी आपको बताया था कि अगर आप सेल करते हो तो एक्सपोर्ट की वैल्यू भी अलग से इंक्लूड नहीं होगी. अगर हाँ क्वेश्चन में अलग से ऐसे लिखा होता है डोमेस्टिक सेल्स और फिर उसकी अमाउंट लिखी होती है 15, 90 जो भी है, ठीक है, तो तब हम एक्सपोर्ट को अलग से इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा हुआ है कि अपने कंट्री में ही सेल हुई है वो है ये. फिर हम एक्सपोर्ट इंक्लूड करते हैं, पर यहाँ पे से सेल्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. इस 140 में ये 7 इंक्लूडेड होगा. ऐसे ही इस 90 में ये 3 इंक्लूडेड होगा.
ओके तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि कुछ बच्चों को जो हमने थियोरेटिकल पढ़ा था वो प्रैक्टिस में भी आ सके। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ये फिर ये परचेज ऑफ मशीनरी फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री ये क्यों लिख रखा है, और चलो लिख भी रखा है फिर भी हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि मशीनरी का परचेज़ किया है तो वो इंटरमीडिएट में आना चाहिए ना, हमें प्रोडक्ट बनाने में तो यूज़ किया ही है इसे। नो, आंसर इज़ नो। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि जो परचेज ऑफ मशीनरी है वो एक फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ तो आएगी, लेकिन क्या हम उस मशीनरी को रीसेल करने के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं? मशीनरी तो सिर्फ प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, वो फर्दर प्रोड्यूस थोड़ी होगी। जैसे कि वीट को हम फ्लोर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या मशीनरी किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं, वो सिर्फ प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। वो एक फिक्स्ड एसेट है, वो एक इंटरमीडिएट गुड नहीं है। ओके वो एक फाइनल गुड ही है, कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो रही है फॉर्म में, तो ये फाइनल गुड है, इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड नहीं होगी। ओके सो इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारी सिर्फ 90 लाख रहेगी, कोई इंपोर्ट इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि इंपोर्ट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और मशीनरी को जो परचेज़ किया है वो तो आएगी ही नहीं इंटरमीडिएट कॉस्ट में, वो फाइनल कंजम्पशन है। ओके सेल्स की बात करें तो वो सेल्स में भी एक्सपोर्ट की वैल्यू इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने एक्सपोर्ट नहीं लिया। तो अब करते हैं हम वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज GVMP, और जिसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। तो 130 माइनस 90 दैट इज 40 लैक्स। सो हमारा GVMP आया 40 लैक्स। अब 40 लैक्स को मेरे को क्या करना है, मेरे को अब बदलना है किस में, NVAFC है ना। तो अब मेरे को GVMP को NVAFC में बदलना है, तो NVAFC इज इक्वल टू GVMP। अब मैं ये चीज़ देखूँगा, VA तो सेम है, मेरे को ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं क्या करूँ, नेट पे जाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ माइनस होता है, समथिंग माइनस समथिंग, तो डेप्रीसिएशन मैंने माइनस कर दिया। MP से FC जाना है तो क्या करूँ, माइनस NIT। GVMP इज़ 40, डेप्रीसिएशन में को दिया है, हाँ दिया है, सबसे पहले ही दिया है 20। ठीक है चलो मैंने 20 भी माइनस कर दिया। अब NIT की बात करते हैं, कोई इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स तो कोई नहीं दे रखा। सब्सिडी दे रखी है, हाँ सब्सिडीज़ दे रखी है। तो अब सब्सिडीज़ के लिए मैं क्या करूँ, अब इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं है, चलो मैं आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। NIT की जगह बस मैंने ये लिख दिया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जो इसका फॉर्मूला है 40 माइनस 20, फिर ये माइनस आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स हमें 0 दे रखा है, माइनस सब्सिडीज़ 5, तो 40 माइनस 20 माइनस 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 5, 40 माइनस 20 प्लस 5 कितना है, NVAFC है ठीक। अब 40 माइनस 20 कितना हुआ, 20 प्लस 5 डैट इज़ ₹25 lakhs। So the answer is NVAFC 25 lakhs। So ये हो गए हमारे सारे डेटा बेस्ड क्वेश्चन। अब हम थोड़े वर्ड प्रॉब्लम से भी चलते हैं, फिर हमारा ये वैल्यू एडेड मेथड का न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाएंगे। देन आप और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको और क्लियर होते जाएंगे बोर्ड्स तक। सी गाइस, तो ये हमारी एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसे देख के लग भी रहा है, थोड़ा स्केरी सा भी फील हो रहा है कि एकदम से क्या आ गया ये क्वेश्चन है, तो अभी हम इसे करेंगे। सो इजी है वैसे अगर आप समझोगे तो, बट अगर आप थ्योरी की लाइन में नहीं घुसोगे, उसे कहानी को नहीं समझोगे, क्वेश्चन की कहानी कोई, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू। फर्म A बाइज फ्रॉम X इनपुट्स वर्थ ₹500 करोड़। अभी क्या कह रहा है कि एक फर्म है A, उसने एक X बंदे से इनपुट्स खरीदे। इनपुट मतलब जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में काम आते हैं ना, रॉ मटेरियल वगैरह, वो खरीदे, कितने के, 500 करोड़ के, और फिर उन्हें फर्म B को बेच दिया, कितने में, ₹1000 करोड़ में, और फर्म C को भी बेच दिया, कितने में, 700 करोड़ में। मतलब A ने 500 करोड़ का गुड खरीदा और 1000 करोड़ का B को बेच दिया, 700 करोड़ का C को बेच दिया। अब फर्म B की बात करते हैं। फर्म B ने एक Y बंदे से इनपुट खरीदा, कितने का, 200 करोड़ का।
और उसने फर्म सी को बेच दिया, सी को कितने में, 1500 करोड़ में, और फिनिश्ड गुड्स जो थे उन्हें 2000 करोड़ में बेच दिया किन्हें, हाउस होल्ड्स को। अब फर्म सी जो था उसने जेड से ख़रीदा। अब ये फर्म सी की कहानी शुरू हो गई है। फर्म सी ने जेड से सामान इनपुट्स खरीदे 150 करोड़ के और फिनिश्ड गुड्स बेच दिए कितने में, 4150 करोड़ में टू द हाउस होल्ड। अब आपको बताना है कि तीनों ने कितनी कितनी वैल्यू ऐड करी और लास्ट में GDP-MP पूछ दिया। और GDP-MP क्या होता है, सिग्मा GVMP। लाइक अगर ये ए ने जितनी वैल्यू ऐड करी, बी ने जितनी वैल्यू ऐड करी और सी ने जितनी वैल्यू ऐड करी, अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूँ, हर एक एंटरप्राइज का GVA-MP कंबाइन कर दूँ, तो क्या मेरे पास GDP-MP आ जाएगा? ऑफ कोर्स हाँ, आ जाएगा। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सिंपल चलना है, एग्रीगेट लेके नहीं चलना। जैसे एक एक की इन्होंने क्वेश्चन में बात करी है, तो अब भी हम एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले तो फर्म ए की बात करते हैं। फर्म ए की कहानी चल रही है अभी, तो फर्म ए की बात करते हैं। फर्म ए ने सामान बेचा भी, ख़रीदा भी। सबसे पहले उससे ख़रीदने की बात करते हैं। उसने ख़रीदा तो एक ही बंदे से, जो कि है एक्स। तो मतलब फर्म ए का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना निकला, वो ₹500 करोड़। यस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 500 करोड़ आ गया। अब बात करते हैं कि फर्म ए ने कितना बेचा, कितना उसका सेल्स हुआ। अब सेल्स तो उसने मेरे ख्याल से बी को किया, एक तो फर्म बी को और फर्म सी को। तो मतलब सेल्स हुआ उसकी, सेल्स टू बी इज़ 1000 एंड सेल्स टू सी इज़ 700। तो कितने का बेचा उसने, 1700 करोड़ का। तो अब मैं अगर बात करूँ, सेल्स आ गया, चेंज इन स्टॉक इनका कुछ बचा नहीं। यहाँ पे अभी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की बात नहीं करी है, तो एज्यूम कर लेते हैं चेंज इन स्टॉक विल बी ज़ीरो। तो अब हमारी जो सेल्स है, अब चेंज इन स्टॉक तो ज़ीरो हो गया, तो मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ इक्वल टू सेल्स, कि पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो एक ही अकाउंटिंग ईयर में सोल्ड हो गया था। थ्योरी में पढ़ा था, व्हेन द इंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। तो वही कह रहा है कि जितना आउटपुट बना उतना बेच दिया, कुछ बचा ही नहीं। तो 1700 करोड़ का वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास आ गया। अब वैल्यू एडिड GVAMP ऑफ फर्म ए, अभी फर्म ए की कहानी चल रही है, तो इसका क्या कहते हैं, सेल्स, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देंगे हम। या तुम सेल्स की जगह अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 1700 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज़ 500। तो कितनी वैल्यू ऐड करी फर्म ए ने, ₹1200 करोड़। अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि क्या हम वैल्यू ऑफ आउटपुट हमेशा क्या सेल्स के इक्वल होता है, तो नहीं। अगर पूरा का पूरा आउटपुट जितना भी तुमने बनाया वो पूरे इस साल बिक गया, तो तुम लिख सकते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ इक्वल टू सेल्स। बट अगर नहीं बिका है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ही होगा अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि सेल्स के साथ साथ जो तुम्हारा चेंज इन स्टॉक लिखते हो ना इंग्लिश में, उस चेंज इन स्टॉक का मतलब यही है कि जो सामान तुम्हारा नहीं बिका वो तुम्हारे पास है। सेल्स मतलब जो बिक गया, जो चेंज इन स्टॉक है मतलब वो अनसोल्ड है, अभी बिका नहीं है। तो जो अगर तुम दोनों को मिला दोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, तो ही तुम्हारे पास आउटपुट आएगा ना, कि पूरे साल में तुमने कितना आउटपुट बनाया। जितना बिक गया वो भी तुम्हारा आउटपुट था, नहीं बिका वो भी तुम्हारा आउटपुट है। ओके, तो ये तो अभी फर्म ए की कहानी हो गई ख़त्म। अब इसे लास्ट में छेड़ेंगे जब GDP-MP निकालेंगे। अब फर्म बी की कहानी शुरू करते हैं। चलो, दूसरा माह, Firm B buys inputs from Y worth ₹200 crores and sells to Firm C goods worth ₹1500 crores and finished goods worth ₹2000 crore to household। क्या कह रहा है कि फर्म बी ने कितना गुड्स खरीदा, Y से खरीदा एक तो 200 करोड़ और C को बेच दिया 1500 करोड़ और फिनिश्ड गुड्स जो थे वो 2000 करोड़ के हाउस होल्ड को बेच दिए। तो अब फर्म बी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं कि उसने कितना ख़रीदा। अब लिखा तो एक ही है, वाई से ख़रीद लिया, ठीक है, 200 करोड़। ओके, ये वाई से ख़रीदा था उसने। बट
क्या इतना सही है? नहीं। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हाँ सर हो तो गया, कहानी तो ख़त्म हो गई, प्रॉब्लम तो इतनी दे रखी थी। बट आप सोचो, यहाँ पे लिखा था ऊपर फर्म ए सेल्स टू फर्म बी। अगर फर्म ए ने फर्म बी को बेचा है तो क्या फर्म बी ने फर्म ए से ख़रीदा नहीं होगा? ऑब्वियसली एक तरीके से लिख रखा है, दूसरी तरीके से बताया नहीं, बट दूसरी तरीके से तो हमें सोचना है ना। तो फर्म बी ने फर्म ए से ख़रीदा है कितना? 1000 करोड़। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट में 1000 करोड़ भी आएगा। ये किससे ख़रीदा है? फर्म ए से। तो कितना हुआ? 1200 करोड़। ये हुआ परचेज़ का, कि हमने कितना परचेज़ किया। अब उसने सेल्स कितना किया है? फर्म बी ने देखो कितना सेल्स किया। सेल्स टू फर्म सी गुड्स वर्थ ₹1500 करोड़ एंड 2000 करोड़ टू हाउस होल्ड, यानी कि 1500 करोड़ भी प्लस 2000 भी, तो ये हो गया ₹3500 करोड़। तो ये हो गया हमारा सेल्स, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट। आएगा हमारा GVAMP, क्या आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख लो या सेल्स लिख लो, और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। 3500 माइनस 1200 कितना आएगा? 2300 करोड़। तो ये है हमारा GVAMP किसका? फर्म बी का। अब करते हैं बात फर्म सी की, तीसरी कहानी। अब फर्म सी की बात करें तो उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट पर निकालेंगे। देखो, फर्म सी बाइज फ्रॉम जी इनपुट्स वर्थ ₹150 करोड़। फर्म सी ने कितना खरीदा? 150 करोड़। तो क्या हो गया हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट? 150 करोड़। किससे खरीदा? जी से। बस इतना ही है? नहीं, फिर से वही गलती कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कर रहे होंगे। फर्म ए सेल्स टू फर्म बी, ये तो मान लिया, एंड टू फर्म सी, फर्म ए ने फर्म सी को बेचा, तो क्या फर्म सी ने फर्म ए से ख़रीदा नहीं होगा? ऑब्वियसली 700 करोड़। फिर फर्म बी सेल्स टू फर्म सी गुड्स वर्थ ₹1500 करोड़। फर्म बी ने फर्म सी को भी बेचा था, तो क्या फर्म सी ने फर्म बी से ख़रीदा नहीं होगा? ऑब्वियसली ख़रीदा होगा। तो 1500 इसने बी से ख़रीदा और 700 इसने ए से ख़रीदा, और जी से भी तो ख़रीदा 150 करोड़। तो 150 तो हम पहले लिख चुके हैं, प्लस 700 इसने ए से ख़रीदा, प्लस 150 इसने किससे ख़रीदा? सॉरी 1500 इसने किससे ख़रीदा? बी से। तो क्या बना? 150 प्लस 700 850 प्लस 1500, 15 और 8 is 23, so 2350। ओके। और सेल्स की बात करें तो फर्म सी ने कितना सेल किया? फर्म सी ने सेल किया है सेल्स फिनिश्ड गुड्स 4150 करोड़ टू द हाउस होल्ड। से 4150 ही बेचा है, 4150। सो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू 4150 minus 2350. So 5 minus 50, 11, 3, 8, 4, 3, 2, 1. So ₹8100 crore आया है वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी, लाइक GVAMP ऑफ फर्म सी। लास्ट हमें निकालना है GDPMP, जो कि है सिग्मा GVAMP। तीनों की वैल्यू एडेड को प्लस कर दो। 1800 ये तो हमें दिख ही रहा है। चलो अब बाकी का भी देखना है। इसने कितना किया? 2300 करोड़ बी ने, और ए ने कितना किया था? 1200 करोड़। सो 2300 और 1200 भी हमें प्लस करना है। 2300 बी का, 1200 ए का, तो प्लस कर देंगे, कितना आ गया? 5300 करोड़। यू कैन चेक, GDPMP आ गया हमारा 5300 करोड़। तो ये है हमारा आंसर। तो सिंपली बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन एक तरफ से दे रखा है कि बेच दिया, लेकिन ख़रीदा भी है, ये तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। सो ये एक न्यू क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। पहला ट्रांजैक्शन हुआ है कि ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹20 करोड़ टू बी। ए ने 20 करोड़ के गुड्स बी को बेचे, 30 करोड़ के सी को, देन 40 करोड़ टू हाउस होल्ड
एंड गुड्स वर्थ ₹10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। यहाँ पे उसने साफ साफ दे रखा है कि जो 10 करोड़ के गुड्स थे वो अनसोल्ड थे, वो अनसोल्ड स्टॉक है, जो स्टॉक नहीं बिका है। और वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म इज़ एज्यूम टू बी ज़ीरो। उसने साफ कह दिया कि वैल्यू ऑफ इनपुट, जो फर्म ए का वैल्यू ऑफ इनपुट है उसे तुम ज़ीरो एज्यूम कर सकते हो। तो ये थी ए की कहानी। अब बी की कहानी देखते हैं। बी ने कहाँ कहाँ अपना आउटपुट बेचा है। बी सेल्स हिज आउटपुट वर्थ ₹40 करोड़ टू सी, 60 करोड़ टू डी एंड 50 करोड़ टू फाइनल कंजम्पशन। अब बी ने अपना आउटपुट कहाँ बेचा? 40 करोड़ सी को, 60 करोड़ डी को और 50 करोड़ फॉर फाइनल कंजम्पशन के लिए, यानी कि हाउस होल्ड। और सी ने कहाँ कहाँ बेचा है? सी सेल्स हिज आउटपुट वर्थ ₹100 करोड़ टू डी। सी ने अपना 100 करोड़ के गुड्स डी को बेचे, 100 करोड़ के हाउस होल्ड्स को, और एक्सपोर्ट वर्थ ₹100 करोड़। अब कुछ स्टूडेंट्स को तो यही डर लग गया होगा कि इस बार एक्सपोर्ट को लेना है या नहीं लेना, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट को लेना है या नहीं लेना, प्लस करना है या नहीं करना, तो डिस्कस करेंगे अभी। डी सेल्स ₹300 करोड़ टू हाउस होल्ड एंड 100 करोड़ टू गवर्नमेंट। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू एडेड बाय ईच फॉर्म, की एक फॉर्म ने कितनी वैल्यू ऐड करी, कि टोटल वैल्यू कितनी एडेड हुई। लाइक इसमें हमें पता लगाना है GVAMP और इसमें हमें पता लगाना है GDPMP। ओके, एंड देन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कितना एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है बाय द हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, क्योंकि हाउस होल्ड और गवर्नमेंट कितनी गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं, उनके एक्सपेंडिचर को, जो परचेज करने में, जो डिफरेंट आइटम को परचेज करने में खर्चा होता है ना हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट का, उनको जब हम सम कर देते हैं तो वो आता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, याद रखना। सॉल्यूशन में हम पहले देखते हैं वैल्यू एडेड बाय ईच फॉर्म। तो अब हर एक फॉर्म की कहानी शुरू करेंगे। पहले हम फॉर्म ए की कहानी लेते हैं एज़ यूजुअल। ओके, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो इंटरमीडिएट कॉस्ट। उसने तो पहले ही लिख दिया था, देखो वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फॉर्म इज एज्यूम टू बी ज़ीरो, ज़ीरो ले लेना, उसने कुछ नहीं कहा तो हमने ले ली ज़ीरो, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, यानी कि सेल्स वगैरह। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 20 करोड़ उसने बी को बेचा, तो यहाँ की सेल हो गई। 30 करोड़ सी को, ये भी सेल है। 40 करोड़ हाउस होल्ड को, और जो 10 करोड़ के गुड्स थे वो अनसोल्ड थे, तो ये क्या हो गया अनसोल्ड वाला, चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये अभी से मैं फर्म ए की बात कर रहा हूँ, डोंट कंफ्यूज। सेल्स उसने बी को कितनी की करी? 20 की, 20 करोड़। एंड देन सी को कितनी करी? सी को करी 30 करोड़। एंड देन हाउस होल्ड को 40 करोड़। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, यू कैन सी। 20 करोड़ बी को, 30 करोड़ सी को, एंड देन 40 करोड़ हाउस होल्ड्स को, और फिर 10 करोड़ का जो था वो हमारा रह गया अनसोल्ड स्टॉक। तो 40 10 50 50 30 80 80 20 100, सो 100 करोड़ रुपीज़, 100 करोड़ इज़ आवर वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ तो वैल्यू एडेड कितनी हो गई? वैल्यू एडेड क्योंकि क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो 100 माइनस 0 इज़ इक्वल टू ₹100 करोड़। तो 100 करोड़ हो गया हमारा वैल्यू एडेड, GVAMP ऑफ फर्म ए। नाउ फर्म बी की बात करते हैं। फर्म बी, अब फर्म बी की इंटरमीडिएट कॉस्ट देखते हैं पहले कि उसने कितना खर्चा किया। इंटरमीडिएट कॉस्ट अब हम फर्म बी की देखेंगे, तो सबसे पहले तो इसकी कहानी पढ़ लेते हैं कि बी ने कहाँ कहाँ अपना गुड बेचा। 40 करोड़ सी को, 60 करोड़ डी को और 50 करोड़ फाइनल कंजम्पशन। सारी बातें वैसी लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ बेचा था, पर कहाँ से ख़रीदा था वो नहीं लिखा। तो कहाँ से ख़रीदा था वो कैसे पता चलेगा? देखो ऊपर पढ़, ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹20 करोड़ टू बी को गुड्स बेच दिए, तो 20 करोड़ का तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। सी ने भी बेचा है बी को? नहीं, सी ने नहीं बेचा, ना डी ने बेचा। तो कितना हुआ सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन? सिर्फ उसने ए से ख़रीदा तो 20 करोड़। और सेल कहाँ कहाँ हुई थी? सेल्स फर्म बी ने कहाँ कहाँ करी? बी सेल्स इज आउटपुट 40 करोड़ सी को, 60 करोड़ डी को और 50 करोड़ फाइनल कंजम्पशन। तो 40 60 और 50, 40 करोड़ प्लस 60 करोड़ प्लस 50 करोड़,
ठीक, 60, 50, 110, 150 करोड़, तो इतनी हुई है हमारी सेल्स या वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्योंकि इसमें चेंज इन स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक नहीं था, इसलिए मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दिया है। नाउ वैल्यू एडेड फर्म बी की, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, यानी कि 150 माइनस 20 दैट इज़ ₹130 करोड़। ओके, तो ये हो गया फॉर्म बी की GVA-MP। अब फॉर्म सी की बात करते हैं। फॉर्म सी की बात करें तो सबसे पहले उसका खर्चा देखते हैं कि उसने कितना खर्चा किया, इंटरमीडिएट कॉस्ट देखते हैं उसकी। फॉर्म सी सेल्स इज आउटपुट वर्थ ₹100 करोड़, 100 करोड़ टू हाउस होल्ड एंड एक्सपोर्ट ₹100 करोड़। तो ये तो सारी बेचने की बातें हो रही है। खरीदा कहाँ कहाँ से उसने, देखो यहाँ पे लिखा है ए सेल्स टू सी 30 करोड़, यहाँ मतलब सी ने 30 करोड़ खरीदा है, यहाँ पे ये देखो 30 करोड़ टू सी। और फिर बी ने भी बेचा होगा ज़रूर, 40 करोड़ बेचा तो है, ये भी लिखना है। तो डी ने बेचा है 300 करोड़ टू हाउस होल्ड, नो सी ने नहीं बेचा, सिर्फ बी ने बेचा है और ए ने बेचा है। तो ए ने कितना 30 करोड़ और बी ने कितना 40 करोड़, तो 30 + 40 दैट इज 70 करोड़। तो ये तो था हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब देखते हैं सेल्स की बारी। अब सेल्स उसने कहाँ कहाँ की, सी ने, थर्ड पॉइंट, सी ने देखो कहाँ कहाँ 100 करी डी को, 100 करी हाउस होल्ड को, एक्सपोर्ट कितने थे 100। तो अब क्वेश्चन ये आता है क्या सर एक्सपोर्ट को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। ये दोनों तो इंक्लूड होंगे क्योंकि डी को भी बेचा और फिर हाउस होल्ड को भी बेचा, पर क्या एक्सपोर्ट इंक्लूड होने चाहिए, देन हाँ एक्सपोर्ट इंक्लूड होने चाहिए। बट सम ऑफ यू में आस्क कि सर एक्सपोर्ट तो इंक्लूडेड नहीं होते ना सेपरेटली, तो वो मैं आपको बताऊं कि वो डेटा क्वेश्चन में होता है, क्योंकि डेटा एक परफेक्ट दे रखा होता है हमें कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। बट वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसा नहीं होता। वर्ड प्रॉब्लम्स में वो देखो अभी मैंने आपको बताया, तो एक तरीके से वो अपनी स्टोरी बता रहा है, अपनी कहानी बता रहा है कि मैंने इसको सामान बेचा, मैंने इसको सामान बेचा, डी को बेचा, ए को बेचा, हाउस होल्ड को बेचा, गवर्नमेंट को बेचा। तो वो ऐसे ऐसे अपनी कहानी बता रहा है कि उसने यहाँ यहाँ सेल किया अपने गुड्स, यहाँ यहाँ सेल किए अपने गुड्स। तो अभी वो बता रहा है कि मैंने एक्सपोर्ट भी किया, तो हमें एक्सपोर्ट भी लेना होगा, क्योंकि यहाँ वो डोमेस्टिक और सेल्स और स्पेसिफिकली डोमेस्टिक सेल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डेटा वाले क्वेश्चंस में होता है। यहाँ पे वो अपनी स्टोरी बता रहा है, तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि उसने हाँ एक्सपोर्ट भी किया था, जो कि पहले इंक्लूडेड नहीं हुआ होगा। तो ये हो गया 300 करोड़। वैल्यू एडेड कितना हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, सेल्स को ही वैल्यू ऑफ आउटपुट कह दूंगा क्योंकि कोई अनसोल्ड स्टॉक है नहीं। 300 माइनस 70 कितना हुआ, ₹230 करोड़। तो ये भी हो गई फॉर्म सी की बात। अब फटाफट फॉर्म डी को देखते हैं। फॉर्म डी, नाउ फॉर्म डी ने क्या क्या किया, देखो डी सेल्स ₹300 करोड़ टू हाउस होल्ड एंड 100 करोड़ टू गवर्नमेंट। तो ये तो डी को बेचा। अब सी ने भी डी को बेचा होगा 100 करोड़ का, देखो हाँ डी को बेचा है। बी ने भी डी को बेचा होगा 60 करोड़ का, देखो 60 और 100 करोड़ का। ए ने भी बेचा होगा, नहीं ए ने नहीं बेचा, ये पॉइंट देखो, ए ने नहीं बेचा हाउस होल्ड को, सी को और बी को ही बेचा बस। तो इसका मतलब सिर्फ बी ने बेचा है कितने का, 60 करोड़, एंड सी ने बेचा है 100 करोड़। सो 100 + 60, 100 + 60 हो गया इसका इंटरमीडिएट कॉस्ट। 100 + 60 इज़ ₹160 करोड़। ओके, नाउ ₹160 करोड़ हो गए। अब देखते हैं सेल्स की बारी की, डी ने कहाँ कहाँ बेचा था अपना सामान। डी ने बेचा था 300 हाउस होल्ड को और 100 गवर्नमेंट को। सो 300 + 100 तो कितना आ गया, ₹400 करोड़। अब देखते हैं ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। सो वैल्यू एडेड कितना हुआ 400, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट 160। सो 40 - 16 240 करोड़। सो ये हो गया हमारा GVA-MP ऑफ फॉर्म डी। तो अब हम फटाफट GDP-MP भी निकालेंगे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है।
GDP-MP इज इक्वल टू सिग्मा GVA-MP। क्या क्या आ रही है वैल्यू? एक तो 240 हमें दिख रही है और 230 और 130 है, और एक और है 130 और 100 प्लस 130 प्लस 100। तो ऐसे हमारा GDP-MP आ जाएगा जो कि है हमारा 700 करोड़। नाउ थर्ड क्वेश्चन दे रखा था कि हमें टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो मैंने आपको बताया टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर इंकर करता है हाउस होल्ड गवर्नमेंट ऑन परचेजिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या क्या आएगा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कि सेल टू हाउस होल्ड, सेल्स टू हाउस होल्ड को किसने सेल किया? बाय ए, बाय बी, बाय सी, हर किसी ने सेल किया। तो बाय ए का भी प्लस करना है, बाय बी का भी प्लस करना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। जिस जिस फर्म ने भी हाउस होल्ड को सेल किया है वो फर्म की सेल अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे बाय बी, बाय सी और बाय डी। और इवन डी ने तो गवर्नमेंट को भी सेल किया था, तो बाय डी टू गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे तुम लिखना सेल्स टू गवर्नमेंट बाय डी। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू आ जाएगी। सेल्स टू हाउस होल्ड की 40 है बाय ए, देन बाय बी इज़ 50 करोड़, देन सी इज़ 100 करोड़ एंड देन 100, देन 300। यू कैन सी इट ऑल्सो 40 करोड़ देखो, 40 करोड़ हाउस होल्ड्स को, फिर यहाँ पे भी 50 करोड़ फाइनल कंजम्पशन, देन 100 करोड़ टू हाउस होल्ड, देन 300 करोड़ टू हाउस होल्ड, 100 करोड़ टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सारी वैल्यू मैंने लिख दी है और इससे अब हमारा आंसर आ जाएगा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, डैट इज़ ₹590 करोड़। नाउ इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड न्यूमेरिकल। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं वैल्यू एडेड मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे उसमें। सो लास्ट वर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्स बाय फर्म ए आर ₹80 करोड़। फर्म ए ने कितनी सेल्स करी? 80 करोड़ की। फर्म बी ने 300 करोड़ की। देन वैल्यू एडेड बाय बी एंड सी आर इक्वल। ये कह रहा है कि बी और सी ने जितनी भी वैल्यू ऐड करी है ना वो इक्वल है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट सी और डी का 280 करोड़ है दोनों का, और वैल्यू एडेड बाय डी इज़ ₹120 करोड़। मतलब डी की हमें वैल्यू एडेड भी दे रखी है, डी का हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दे रखा है। इसका मतलब हम उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि उसने वो पूछा है या नहीं पूछा। और GDP-MP भी दे रखा है कि अगर हम सिग्मा करके करें तो GDP-MP सबका आएगा 520 करोड़। एज्यूमिंग एज वैल्यू ऑफ इनपुट आर ज़ीरो। कह रहा है कि ए की जो वैल्यू ऑफ इनपुट है वो है ज़ीरो। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि वैल्यू एडेड बाय फर्म बी और सी और बी ने कितना वैल्यू ऐड किया है, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म बी, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म सी। तो जैसा मैंने सोचा था कि जैसे कि डी की भी वैल्यू एडेड भी दे रखी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दे रखी है, तो हम प्लस माइनस करके इंटरमीडिएट कॉस्ट निकाल देंगे, लाइक वैल्यू ऑफ इनपुट निकाल देंगे। बट क्वेश्चन को ये राज़ी नहीं है, डी की वैल्यू नहीं निकालने के लिए पूछ रहा, वो बी और सी निकालने के लिए पूछ रहा, मतलब मेहनत मांगता ही है क्वेश्चन। तो अभी हम इसे कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो इसने लिखा है कि वैल्यू एडेड जो वो कह रहा है फॉर्म बी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय फॉर्म सी, यही कह रहा है वो क्वेश्चन में। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है, मतलब मैं लेट कर सकता हूँ कि वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी एक्स, मैंने एक्स ले लिया, फॉर्म बी ने जितनी वैल्यू ऐड करी, क्योंकि अगर एक्स आ गया तो फॉर्म बी की वैल्यू एडेड आ जाएगी और फॉर्म सी की भी आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो मैंने उसे ले लिया एक्स। अब देखते हैं वैल्यू एडेड बाय वैल्यू ऑफ इनपुट देखते हैं वहाँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फॉर्म डी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं वी नो
वी नो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू एडेड कितनी है डी की? वैल्यू एडेड बाय डी इज़ ₹120 करोड़, ओके। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? 280 करोड़। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? 280 करोड़ और वैल्यू एडेड क्या है? 120 करोड़, ओके। तो अब मैं क्या इसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट निकाल सकता हूँ 280 माइनस 120 करके। तो 8 2 इज़ 6, 2 1 इज़ 1। सो इंटरमीडिएट कॉस्ट आ गई हमारी 160 करोड़, मीन्स वैल्यू ऑफ इनपुट आ गया हमारा 160 करोड़ ऑफ फर्म डी। फर्म डी का आया वैल्यू ऑफ इनपुट 160 करोड़। अब लेकिन हमसे पूछा किसका था? फर्म बी और सी का, ठीक है, डी का तो पूछा नहीं। तो अब हम जैसे हर क्वेश्चन में फर्म बाय फर्म चलते हैं वैसे ही चलेंगे। तो अब पहले हम चलते हैं फर्म ए पर। फर्म ए पर चलेंगे तो उसका जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है या वैल्यू ऑफ इनपुट है वो तो ज़ीरो है, क्योंकि उसने बोला था एज्यूमिंग ए इज़ वैल्यू ऑफ इनपुट आर ज़ीरो, ठीक है। तो ए की तो ज़ीरो है। अब उसकी सेल्स देखते हैं, सेल्स कितनी है ए की? यहाँ पे लिखा है सेल्स बाय फर्म ए आर ₹80 करोड़। तो 80 करोड़ से सेल्स फर्म ए की। तो अब कितनी वैल्यू एडेड हो गई? वैल्यू एडेड इज़ इक्वल टू सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्योंकि पूरा स्टॉक सेल हो चुका है इसलिए मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं लिखा। सेल्स इज 80 माइनस ज़ीरो, ₹80 करोड़ इज़ वैल्यू एडेड। किसका? फर्म ए का। नाउ फर्म बी की कहानी। फर्म बी, अब फर्म बी का कितना है इंटरमीडिएट कॉस्ट, वो हमें निकालना है। चलो फिर सेल्स देखते हैं, क्योंकि हमें उसने यही पूछा ना वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म बी, तो मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट की है। सेल्स ये कह रहा है कि सेल्स बाय फर्म बी आर ₹300 करोड़। तो फर्म बी की सेल्स हो गई 300 करोड़। अब वैल्यू एडेड पूछ रहा हूँ, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल्स कितनी है? 300, इंटरमीडिएट कॉस्ट पता नहीं, ठीक है। और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी को हमने क्या ले लिया था? लेट वैल्यू एडेड बाय फर्म बी इज इक्वल टू एक्स ले लिया था। तो अब मैं यहाँ पे बी से क्या लिख दूंगा? एक्स, क्योंकि फर्म बी की बात चल रही है। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या आया या वैल्यू ऑफ इनपुट क्या आया? 300 माइनस एक्स। जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो मैं इसे फटाफट निकाल दूंगा। अब बात चलते हैं फर्म सी की। फर्म सी की भी वैसे बात तो सेम ही है, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें उसकी भी निकालनी है और सेल्स क्या है उसकी देखते हैं। सेल्स यहाँ पे दे रखी होगी, सेल्स नहीं दे रखी, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है सी की, डैट इज़ 280 करोड़। तो वो भी सही है क्योंकि हमें तो वैल्यू एडेड से मतलब है। तो हम इसे यहाँ पे इरेज करके, क्योंकि अभी हमें पता नहीं ना कि उसमें अनसोल्ड स्टॉक है या नहीं, तो टीचर गलत मान ले या नहीं, तो उसकी जगह हम यही लिख देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन के बेसिस पर ही चलते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है हमें? 280 करोड़। सो ₹280 करोड़ हमें दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ इनपुट तो हमें नहीं पता। वैल्यू एडेड दे रखा है? नो, वैल्यू एडेड भी नहीं दे रखा, क्योंकि फॉर्म सी का वैल्यू एडेड तो हमें निकालना ही है। तो इसको हमने x मान लिया था, है ना, क्योंकि b और c की वैल्यू एडेड तो सेम ही है। b को x माना तो c को भी x ही मान रखा है, तो वैल्यू एडेड x हो गया। और वैल्यू एडेड को हम क्या लिखते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इक्वल टू x। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ 280 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालना है x। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम क्या लिखेंगे? 280 माइनस एक्स। ये मैंने ऐसे लिख दिया, x की वैल्यू आएगी तो मैं डायरेक्ट निकाल दूँगा। फिर अब चलते हैं बात लास्ट फॉर्म डी की। फॉर्म डी का तो इंटरमीडिएट कॉस्ट मैंने निकाल दिया था। यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे वैल्यू एडेड इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट है। तो ये जो वैल्यू एडेड है 120, ये किसकी वैल्यू एडेड है? डी की।
तो यहाँ पे मैंने डी का आधा काम कर दिया था फॉर्म डी का। तो मेरी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी आ गई थी, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फॉर्म डी या इंटरमीडिएट कॉस्ट 160 करोड़। तो फॉर्म डी की मेरे पास इंटरमीडिएट कॉस्ट या वैल्यू ऑफ इनपुट है ₹160 और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन है 280, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी एंड डी, ये देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी एंड डी आर ₹280 करोड़। तो यानी कि मेरे पास डी का वैल्यू ऑफ आउटपुट भी है 280 करोड़। नाउ वैल्यू एडेड निकालेंगे हम कितना, 280 वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट दैट इज़ 160, कितना आएगा 120 करोड़। ओके, सो अब मेरे पास क्या आ गया, सबकी मैंने वैल्यू एडेड निकाल दी है, कुछ की आई नहीं है, एक्स में ही रह गई है, कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या निकालूंगा, जीडीपी एमपी हमें दे रखा है, तो वो जीडीपी एमपी कैसे आता है, सिग्मा जीवीएमपी करके, तो मैं सबकी वैल्यू ऐड लिख दूंगा। जीडीपी एमपी हमें दे रखा है ₹520 करोड़। अब सबकी वैल्यू ऐड करो, यहाँ पे 120 दे रखा है और यहाँ पे कितनी वैल्यू एडेड थी, 2 की तो एक्स ही है, फॉर्म बी की भी एक्स है, फॉर्म सी की भी एक्स है, फॉर्म ए की कितनी वैल्यू एडेड है बस हमें अब वो देखना है। फॉर्म ए की वैल्यू एडेड है ₹80 करोड़, तो अब हमें वो देखना है 80, तो 200 प्लस 2x इज़ इक्वल टू 520, 120 प्लस 80 200 और ये हो गया 2x। 520 माइनस 200 इज़ इक्वल टू 2x, डैट इज़ 320 इज़ इक्वल टू 2x। तो x आ गया हमारा 160 करोड़, यानी कि वैल्यू एडेड जो है बाय फॉर्म बी और सी, बाय फॉर्म बी एंड सी, वो है हमारी 160 करोड़। एंड अब हम चलते हैं फटाफट इंटरमीडिएट कॉस्ट पे या वैल्यू ऑफ इनपुट पे, किस किस की, फॉर्म बी की और सी की। तो हम पहले बी की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट बाय फॉर्म बी। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई तो हम उसे यूज़ करेंगे ना, जो हमने इतनी देर से लिख रखा है। तो बी पे चलते हैं फटाफट। यहाँ बी की कहानी चल रही है, इंटरमीडिएट कॉस्ट इज़ इक्वल टू 300 माइनस एक्स। तो फटाफट चलते हैं, 300 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 160, 300 माइनस 160, सो 0, 30 माइनस 16 इज़ 140, सो ₹140 करोड़ इज़ वैल्यू ऑफ इनपुट बाय फॉर्म बी। अब चलते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट बाय फॉर्म सी, वैल्यू ऑफ इनपुट्स बाय फॉर्म सी। तो इसमें हमें क्या दे रखा था, इंटरमीडिएट कॉस्ट इज़ इक्वल टू, फॉर्म सी पे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे फॉर्म सी चल रहा है 280 माइनस एक्स, इंटरमीडिएट कॉस्ट इज़ इक्वल टू 280 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आई 160, 280 माइनस 160 डैट इज़ ₹120 करोड़। इंटरमीडिएट कॉस्ट या वैल्यू ऑफ इनपुट जो भी कहो, तो 120 करोड़ आ गई इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसकी भी आ गई ₹140 करोड़ और एक्स भी आ गया 160 करोड़, लाइक वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, हाँ लिख रखा है, ओके। सो आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्म बी और सी की वैल्यू एडेड 160 करोड़, वैल्यू ऑफ इनपुट 140 करोड़ और वैल्यू ऑफ इनपुट फॉर्म सी की 120 करोड़। तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर चुके हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, आपको इनके लिए भी प्रिपेयर करना है फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स 2022। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन सच न्यूमेरिकल्स, डू कमेंट. If you liked my lectures, please like, comment, share and subscribe my channel. This is all for today. Thank you so much.